जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एग्रोनॉमी 311 के अंदर सटीक कृषि के अंदर आज हम चर्चा करने वाले हैं इसकी प्रमुख टेक्निक कौन कौन सी है, यानी कि और कौन कौन सी टेक्निक की सहायता से हम सटीक कृषि को कर सकते हैं। सटीक कृषि को हम प्रोसेसिंग फार्मिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था सटीक कृषि क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखी थी, इसका अर्थ क्या होता है उसके बारे में देखा था, और ये सटीक कृषि क्यों आवश्यक है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और उसके बाद में हमने डिफरेंट टेक्निक देखी थी, जिसके अंदर मैंने आपको लगभग 7-8 टेक्निक के नाम बताए थे, जिसके अंदर हमने बताया देखा था जीपीएस के बारे में देखा था, जीआईएस के बारे में देखा था, वीआरटी के बारे में देखा था, रिमोट सेंसिंग के बारे में देखा था, सेंसर के बारे में देखा था, एक मैंने आपको किसान ड्रोन के बारे में बताया था, यील्ड मैपिंग के बारे में देखा था, ग्रिड यील्ड मैपिंग और एक जगह ग्रिड मैपिंग के बारे में हमने चर्चा की थी, ठीक है ना। तो ये कई सारी मैंने आपको टेक्निक के बारे में इनके नाम बताए थे, उनमें से 2 टेक्निक के बारे में हमने चर्चा की थी। एक के बारे में हमने चर्चा की थी, जीपीएस के बारे में हमने चर्चा की थी, और एक की थी हमने रिमोट सेंसिंग के बारे में हमने चर्चा की थी, ठीक है ना। इनके मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो हमने देखा था जो हमारे जीपीएस होता है उसके मेन 3 कंपोनेंट होता है। एक तो होता है इसमें कंपाउंड के कंपोनेंट होते हैं, यानी घटक होते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो इसमें घटक आता था वो आता था हमारे सैटेलाइट, दूसरा हो जाएगा स्टेशन यानी कि ग्राउंड स्टेशन, और तीसरा हो जाएगा रिसीवर, ठीक है ना। ये हमारे जो जीपीएस था उसके कंपोनेंट थे। उसके बाद में हमने रिमोट सेंसिंग के बारे में चर्चा की थी। रिमोट सेंसिंग के हमने कितने 7 कंपोनेंट देखे थे, और 7 वो एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो 7 कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, और उनका किस प्रकार से मैंने एक डायग्राम, उनका क्या क्या वर्क होता है उनके बारे में भी मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताया था। तो आप वो डायग्राम अच्छे से याद कर लेना। अगर वो मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया तो आपको जो इसके जो रिमोट सेंसिंग के जो कंपोनेंट है वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है ना। आज के सेशन में हम जितने भी इसके बाद में जो डिफरेंट टेक्निक बची हुई है वो उन सारी के सारी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आज का सेशन लंबा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज हम सारी की सारी टेक्निक के बारे में हम चर्चा करेंगे। उनमें जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले वो देखेंगे, उसके बाद में जो छोटी छोटी जो टेक्निक है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके नेक्स्ट सेशन में हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सटीक कृषि के अंदर डिफरेंट टेक्निक जो आज के हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की जो पहली टेक्निक होगी वो होगी हमारे कौन सी, ड्रोन किसान। आज की जो हमारी टेक्निक होगी वो कौन सी होगी, ड्रोन किसान टेक्निक, ठीक है ना। ड्रोन किसान टेक्निक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक वर्ष पहले इसको 2022 में भारत सरकार के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जीपीएस के बारे में हम कई वर्षों से पहले से जानते हैं, जीआईएस, इन जो टेक्निक है, रिमोट सेंसिंग है, जो जितनी भी टेक्निक है इनके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ, ठीक है ना। और नाम कई बार इनका सुना हुआ भी है, इनका उपयोग भी हम मोबाइल के अंदर करते हैं, और इसका जनरली उपयोग किस प्रकार से किया जाता है इन सभी टेक्निक के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़े होगा। लेकिन ये आज जिस टेक्निक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ड्रोन किसान, ये टेक्निक एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर नहीं है, इसी के बारे में हमको पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में देखेंगे, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्रोन किसान को शुरुआत कहाँ से होती है, और इसका किस राज्य के अंदर शुरुआत की गई थी। वो इसके जो 2-3 जो फैक्ट हैं वो फैक्ट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्रोन किसान के बारे में। तो ड्रोन किसान की बात करें तो इसको ड्रोन किसान को कब लॉन्च किया गया था, तो ड्रोन किसान को लॉन्च किया गया था 2022 में लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, पीएम मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। 2022 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इसको जब लॉन्च किया गया था तब कितने किसान ड्रोन का उपयोग किया गया था, यानी कि इसको जब प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया तब उन्होंने एक साथ 100 किसान ड्रोन को लॉन्च किया था। कितने किसान ड्रोन को लॉन्च किया था, उन्होंने एक साथ में 100 किसान ड्रोन को लॉन्च किया था। ये हमें याद रखना है। ये जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये फैक्ट अगर एग्जाम के अंदर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सटीक कृषि की विभिन्न तकनीकों का विस्तार से वर्णन कीजिए, तो आपको ड्रोन किसान के बारे में ये फैक्ट लिखने होंगे वहाँ पर, ठीक है ना। तो दूसरा फैक्ट क्या हो जाएगा, उन्होंने प्रधानमंत्री ने जब इसको लॉन्च किया था तब कितने ड्रोन लॉन्च किए थे, एक साथ में 100 किसान ड्रोन लॉन्च किए थे। और सबसे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर सबसे पहले किसान ड्रोन लॉन्च किया गया था, यानी कि फर्स्ट राज्य कौन सा है, इसका फर्स्ट राज्य कौन सा है जहां पर किसान ड्रोन लॉन्च हुआ था सबसे पहले। तो सबसे पहले जो किसान राज्य है वो हो जाएगा हमारे पंजाब। कौन सा राज्य है, पंजाब राज्य के अंदर सबसे पहली बार क्या हुआ था, किसान ड्रोन लॉन्च हुआ था, ये हमें याद रखना है। और जब ये 100 किसान ड्रोन लॉन्च हुए थे इंडिया के अंदर भारत सरकार के द्वारा, तब अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च किए गए। तो उसमें से 2-3 डिस्ट्रिक्ट के नाम हमें याद होना चाहिए, क्योंकि जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं उस स्टेट के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं। हम ये तो हमारे कंट्री के अंदर हो गया। कंट्री के अंदर सबसे पहले किस राज्य में लॉन्च किया गया था, तो पंजाब के द्वारा पंजाब के अंदर लॉन्च हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं इसमें, अगला हो जाएगा राजस्थान में किस जिले में लॉन्च हुआ था, राजस्थान के किस जिले में किसान ड्रोन सबसे पहली बार लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में किस जिले के अंदर पहली बार किसान ड्रोन लॉन्च हुआ था, तो वो हुआ था जयपुर के अंदर, ठीक है ना। किस जिले के अंदर हुआ था, जयपुर जिले के अंदर हुआ था, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। किस जिले के अंदर हुआ था, तो जयपुर जिले के अंदर हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, हमारा पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में किस जिले में लॉन्च हुआ था, तो ये हुआ था नीमच के अंदर। किस जिले के अंदर हुआ था, नीमच, ठीक है ना। किस जिले के अंदर लॉन्च हुआ था, तो नीमच
जो जिला है उस जिले के अंदर किसान ड्रोन लॉन्च हुआ था, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो 5 पॉइंट तो ये हो जाएंगे। कौन सा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। कितने ड्रोन को लॉन्च किया था इन्होंने? तो कितने ड्रोन को लॉन्च किया था? 100 किसान ड्रोन को लॉन्च किया था। और फर्स्ट राज्य कौन सा हो जाएगा इंडिया का? तो पंजाब। राजस्थान में कौन सा जिला है? तो जयपुर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है? तो वो हो जाएगा हमारा नीमच हो जाएगा। और कई सारे ऐसे स्टेट है जिसके अंदर लॉन्च किया गया था, लेकिन हम हमारे आसपास के जिलों के हमें 2-3 के बारे में पता होना चाहिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारा खुद का हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारे मध्य प्रदेश के पास में जो जिला है वो हो जाएगा हमारा नीमच हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें लॉन्च किया गया था। उसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़े तो ये जो किसान ड्रोन है ये किस कंपनी ने बनाया था? इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर किस कंपनी के द्वारा ये किसान ड्रोन बनाया गया था वो हम देख लेते हैं। तो जिस कंपनी ने इसको बनाया था उस कंपनी का नाम है गरुड़ एरोस्पेस। कौन सी कंपनी है? गरुड़ एरोस्पेस नामक एक कंपनी है। उस कंपनी के द्वारा यह किसान ड्रोन बनाया गया था। और इस कंपनी का एक स्टेटमेंट है, इस कंपनी के द्वारा, गरुड़ कंपनी है, इसके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है कि इसने कहा है कि हम आने वाले 2 वर्षों के अंदर 1 लाख किसान ड्रोन का निर्माण करेंगे और उनका उपयोग है जो हम केवल और केवल एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर करेंगे। किसके अंदर करेंगे? केवल और केवल एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर करेंगे। ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और हैं वो देख लेते हैं हम। इसके अतिरिक्त बात करें जो किसान ड्रोन है या ड्रोन किसान जो टेक्निक है, इस ड्रोन की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि ये कितना इसका जो ये ड्रोन है, ये किसान ड्रोन है, इसकी कितनी कैपेसिटी है कि ये कितने वजन अपने साथ में लेकर उड़ सकता है। तो इसकी कैपेसिटी की बात करें, इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता कितनी है? 5 से लेकर 10 किलोग्राम तक की इसकी कैपेसिटी, यानी कि ये लगभग 10 किलोग्राम तक का जो वजन है वो उठाकर उड़ सकता है। यानी कि अगर इसमें हम केमिकल का स्प्रे करना चाहते हैं तो इसमें हम 10 लीटर तक का केमिकल भर सकते हैं और उसमें हम अपने फील्ड में जहाँ पर भी हमें छिड़काव करना है, स्प्रे करना है, जिसका भी वहाँ पर हम कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करें इसके बात करें स्प्रे की, यानी कि ये कितने समय में 1 एकड़ के अंदर स्प्रे कर सकता है। तो ये जनरली देखा गया है कि इसका जब टेस्ट किया गया था तो टेस्ट में पाया गया कि ये 15 मिनट के अंदर 15 मिनट में 1 एकड़ में स्प्रे कर सकता है। यानी कि मात्र 15 मिनट के अंदर ये क्या कर सकता है? 1 एकड़ के अंदर स्प्रे कर सकता है। और अगर हम बात करें जनरली, अगर किसान की बात करें तो किसान जो होता है वो 1 एकड़ में अगर स्प्रे करना चाहता है तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। और ये केवल मात्र 15 मिनट के अंदर 1 एकड़ में हमारा छिड़काव कर सकता है या स्प्रे कर सकता है। ये हमें इसके बारे में जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में हम इसके बेनिफिट की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये किसान ड्रोन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सीधा इसको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है ना। अब एक और प्रश्न इससे ये बनता है साथियों, जो हमारे किसान ड्रोन है, ये जो किसान ड्रोन है, इस किसान ड्रोन को और किस नाम से जाना जाता है? जरूरी नहीं है यहाँ पर कि आपको किसान ड्रोन लिखा हुआ मिल जाए, वहाँ पे यहाँ पर एक दूसरा टर्म भी मिल सकता है आपको, और उस टर्म का नाम है, यह जो किसान ड्रोन टेक्निक है इसका एक और नाम हो सकता है UAE। क्या हो सकता है? UAE। UAE का पूरा नाम क्या होता है? तो अनमैन्ड, यू का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर, यू का अर्थ की बात करें यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू का अर्थ हो जाएगा अनमैन, और ए का अर्थ हो जाएगा एयर, और ई का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर व्हीकल, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? व्हीकल, ठीक है ना। UAV के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कि इसको हम किस नाम से जानते हैं? UAV के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अनमैन एयर व्हीकल, यानी कि ऐसा व्हीकल जो किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं नहीं चलाया जाता है। यानी कि इसमें क्या किया जाता है? ड्रोन होता है, ड्रोन को क्या किया जाता है? जैसे हम फाइटर जेट की बात करें, एरोप्लेन की बात करें तो उनको क्या किया जाता है? एक व्यक्ति खुद उड़ाता है। लेकिन ये जो ड्रोन होता है, इनको ड्रोन उड़ाने के लिए हमें किसी भी प्रकार की उसके अंदर बैठने की आवश्यकता नहीं होती। हम इसको केवल मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से ऑपरेट कर सकते हैं, किसी भी टेक्निक के माध्यम से इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? अनमैन्ड एयर व्हीकल के नाम से इसको जाना जाता है। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके अंदर अगर हम इसको उड़ा भी रहे हैं तो भी हमें जो इसके अंदर व्यक्ति बैठा रहता है, अगर कोई हम एयरक्राफ्ट या फिर हम बात करें एरोप्लेन उड़ाते हैं तो उस कंडीशन में अगर वो क्रैश हो जाता है तो उसमें जो पायलट होते हैं उनकी भी जान जाने की संभावना रहती है। तो लेकिन ये जो टेक्निक है अनमैन्ड एयर व्हीकल जो टेक्निक है, इस टेक्निक के अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें किसी भी प्रकार के व्यक्ति को इसमें नुकसान होने की कोई बिल्कुल जीरो संभावना होती है, ठीक है ना। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। इसी कारण से एग्रीकल्चर के अंदर इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। और आने वाले समय में जो हम छिड़काव जो भी करेंगे, कृषि के अंदर जो भी काम करेंगे, वो सभी का सभी किसके माध्यम से करेंगे? ड्रोन के माध्यम से करेंगे, किसान ड्रोन के माध्यम से करेंगे। और आप सभी ने सुना भी होगा कि जब आसपास के गांव में सुना होगा आपने, जब गांव जाते हो तब कि किसान लोग जब खेतों में स्प्रे करने जाते हैं तो जो घास होती है वो बड़ी बड़ी होती है और उसमें जीव जानवर और जो जानवर जो होते हैं, सांप हो गए, वो उनको काट खाते हैं और उनकी मृत्यु वहीं हो जाती है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम अगर किसान ड्रोन का उपयोग करें तो हम अगर फार्म कितना ही बड़ा होगा तो फार्म के केवल एक किनारे पर खड़े होकर हम पूरे का पूरे अगर 100 बीघा जमीन है तो उसमें आराम से कम समय के अंदर किफायती छिड़काव कर सकते हैं, किफायती स्प्रे कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक और साथ साथ में ये खर्चा भी बचाएगा और हमारे समय का भी हमें बचत करेगा, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेक्निक, इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम जो ये किसान ड्रोन है इसके बाद में हम इसके फंक्शन की बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पर किया जाने वाला है, ठीक है, वर्तमान में कहाँ किया जा रहा है और एग्रीकल्चर के अंदर इसका उपयोग कहाँ पर हम कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं, इसके फंक्शन के बारे में हम चर्चा करते हैं, इसके कार्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके कार्य की चर्चा करें तो सबसे पहले इसका ओवरऑल सभी सेक्टर की बात करें कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है या किस किस कार्य में किया जा सकता है। तो पहला हम ओवरऑल बात करें, केवल एग्रीकल्चर की नहीं बात करें, ओवरऑल किस सेक्टर में काम किया जा सकता है इसका। तो पहला तो हो जाएगा डिफेंस सेक्टर, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में आर्मी वाले जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर ड्रोन का उपयोग करते हैं, नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नंबर सेकंड बात करें हम एग्रीकल्चर के अंदर इसका उपयोग कर सकते हैं, नंबर सेकंड हो जाएगा। अब एग्रीकल्चर के अंदर कहाँ कहाँ पर किया जाता है तो वो हम सेपरेट चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नंबर थर्ड आता है हम पर्यावरण की मॉनिटरिंग का, यानी कि हम कह सकते हैं वन्य जीव जितने भी होते हैं उन सबकी मॉनिटरिंग में ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं अगर जंगल में कहीं पर आग लग रही है जहाँ पर लोगों का जाना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में जो ड्रोन होता है उनके अलग अलग वेरिएंट आने लग गए अब, यानी कि अब एक कृषि के अंदर तो जनरली जो उपयोग किया जाने वाला जो ड्रोन है वो 5 से 10 किलो वाला क्षमता का है, लेकिन अब बड़े बड़े ड्रोन भी आने लग गए हैं। उन ड्रोन की सहायता से हम जंगल में अगर कहीं पर आग लग रही है उनको भी हम बचा सकते हैं, और अगर कोई हमें सीक्रेट मिशन लॉन्च करना है या फिर सीक्रेट मिशन को अंजाम देना है तो उसमें भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा और हम यदि कहीं पे हमें मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाना है जहाँ पर लोगों का जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन में भी हम मेडिकल इक्विपमेंट वहाँ पर पहुंचा सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लोग नहीं पहुंच पाते हैं, यानी कि डॉक्टर की टीम वहाँ पर समय पर नहीं पहुंच पाती है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम अगर वहाँ पर उनको मेडिकल इक्विपमेंट की आवश्यकता है तो मेडिकल इक्विपमेंट भी ड्रोन के माध्यम से पहुँचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कहीं पर सुनामी आ रही है तो उनको अगर सहायता राशि पहुँचानी है, सहायता राशि या फिर जीवन निर्वाह के लिए भोजन कपड़ा उनको पहुँचाना है कम समय के अंदर, तो हम ड्रोन के माध्यम से पहुँचा सकते हैं। तो इसका कई सारे बेनिफिट होते हैं और इसका उपयोग कई बहुत सारे क्षेत्रों में किया भी जाने लगा है, ठीक है ना। अब ये तो मैंने बताया जो ओवरऑल हो गया, ठीक है ना। तो अगर प्रश्न आता है केवल अगर ड्रोन के ऊपर आता है तो ये जो मैंने पॉइंट बताया ये पॉइंट भी आप लिख लेना उसके अंदर, उसके बाद में लिखना अब एग्रीकल्चर के अंदर जो ड्रोन है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर इस ड्रोन का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वो कार्य देखे मैंने ओवरऑल हमने कार्य देखे किस किस क्षेत्र में किया जा सकता है। अब हम देखते हैं केवल और केवल एग्रीकल्चर के अंदर इसका उपयोग कहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर की बात करें, अब इसका कार्य की बात करें तो कार्य किसके अंदर हो जाएंगे, कृषि के अंदर, ठीक है ना। किसके अंदर हो जाएंगे, कृषि के अंदर की बात करें तो कृषि के अंदर जनरली इसके फंक्शन की बात करें तो मैंने दो तीन तो मैंने आपको पहले बता दिया। स्प्रे, जब हमने इसकी कैपेसिटी देखी थी तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि स्प्रे यानी कि छिड़काव करने में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा पादप सुरक्षा में, किसकी सुरक्षा में, प्लांट की सुरक्षा करने में, यानी कि प्लांट की सुरक्षा हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं। तो अगर इंसेक्ट लग रहा है तो इंसेक्टिसाइड का यूज सॉरी अगर प्लांट के अंदर कोई इंसेक्ट लग रहा है तो उसके लिए हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। अगर कोई डिजीज़ लग रही है तो डिजीज़ का हम फंगिसाइड का इनका हम स्प्रे कर सकते हैं। अगर कोई खरपतवार लग रहा है तो हम उसको वीडिसाइड यानी खरपतवार नाशी का उपयोग कर सकते हैं। तो पादप सुरक्षा में हमारे तीनों आ जाते हैं। तो इनका क्या कर सकते हैं हम, पादप सुरक्षा स्प्रे में, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पादप सुरक्षा स्प्रे में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चर्चा करें, नेक्स्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा वातावरणीय, क्या हो जाएगा, वातावरणीय परिवर्तन का अध्ययन में, वातावरणीय परिवर्तन अध्ययन में। अब ये वातावरणीय परिवर्तन का अध्ययन में हम इसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। जनरली जो हमारा जो ड्रोन होता है उस ड्रोन का अंदर यदि हम सेंसर लगा देते हैं तो सेंसर क्या करते हैं, तो इन्वायरमेंट के अंदर अगर ज़्यादा गर्मी हो रही है तो वो जो सेंसर होते हैं उनके परिवर्तन को महसूस कर लेते हैं और एक डिजिटल डेटाबेस में उसको कन्वर्ट करके हम एनालिसिस कर सकते हैं कि मौसम किस प्रकार का होने वाला है, ठीक है ना। तो सेंसर के अकॉर्डिंग वो बता सकते हैं कि ज़्यादा नमी होगी तो सेंसर क्या रेस्पॉन्स देंगे, अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो रेस्पॉन्स क्या देंगे, प्रभाव दिखाएंगे, अगर ज़्यादा आंधी तूफान चलेंगे तो वो क्या रेस्पॉन्स दिखाएंगे। तो उसके आधार पर हम वातावरणीय परिवर्तन का भी हम इसके अंदर अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना। नंबर थर्ड बात करें तो नंबर थर्ड हो जाएगा इसके अंदर, नंबर थर्ड हो जाएगा फसल निगरानी। हम किसकी निगरानी कर सकते हैं, फसल की निगरानी आसानी से कर सकते हैं इसके माध्यम से, या फिर इसको हम निगरानी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मॉनिटरिंग, निगरानी, अब निगरानी हम किस किस की कर सकते हैं तो वो हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना। निगरानी की बात करें, निगरानी यानी मॉनिटरिंग हो जाएगा। अब हम किस किस की मॉनिटरिंग कर सकते हैं तो इसके अंदर जनरली हम कर सकते हैं तो फसल की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, किसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, फसल की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं इसमें, एक तो हम फसल की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, दूसरी हम कर सकते हैं कीट व रोगों की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। यानी कि इस कंडीशन में तो क्या होता है, पहले यदि कोई रोग आ जाता है तो उसकी हमें मॉनिटरिंग करनी है। अगर कोई आ जाता है तो उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। तो इसका दो तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, एक तो हम मॉनिटरिंग में भी कर सकते हैं इसका उपयोग, एक हम प्लांट के प्रोटेक्शन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका अतिरिक्त और किसमें कर सकते हैं तो इसका अतिरिक्त और हम कर सकते हैं इसमें मॉनिटरिंग के अंदर हो जाएगा हमारे फसल हो गया, फसल की निगरानी में, कीट व रोग की निगरानी में। इसके अतिरिक्त हमारा हो जाएगा और पशु या फिर मवेशी की निगरानी में, मवेशी की निगरानी, ठीक है ना। मवेशियों की भी हम निगरानी कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने कोई फसल लगा रखी है, उस फसल के अंदर कोई किसी प्रकार का कोई जानवर उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आ जाता है, या फिर रात में आपने कई बार सुना होगा कि जो किसान होते हैं वो उनकी फसलों को जो नीलगाय होती है ये नुकसान पहुंचा कर चले जाते हैं, जंगली सुअर जो होते हैं वो नुकसान पहुंचा कर चले जाते हैं। तो उनकी निगरानी के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, ड्रोन का। तो ये तीन प्रकार से हम निगरानी कर सकते हैं, फसल के रूप में कर सकते हैं, कीट व रोगों की निगरानी के लिए, और एक हो जाएगा मवेशी की निगरानी में कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नंबर फोर्थ की बात करें तो नंबर फोर्थ हो जाएगा इसके अंदर, नंबर फोर्थ हो जाएगा इसमें
नंबर 4 हो जाएगा मृदा विश्लेषण में, विश्लेषण यानी कि सोइल एनालिसिस में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब सोइल एनालिसिस में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया, जब अगर यदि हम ड्रोन के अंदर क्या लगा देते हैं, सेंसर लगा देते हैं, तो उसके माध्यम से हम सोइल का एनालिसिस कर सकते हैं कि सोइल किस प्रकार की है, वहाँ पर सैंडी सोइल है या फिर हम कह सकते हैं एल्कलाइन सोइल है, किस प्रकार की सोइल है, उसका सोइल का टाइप भी हम बता सकते हैं, और साथ ही साथ में उसके अंदर हम किस प्रकार के न्यूट्रिएंट की कमी है वो भी हम इसके माध्यम से पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका मृदा विश्लेषण में हम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा लोकस्ट या फिर टिड्डी नियंत्रण में। टिड्डियों के नियंत्रण में भी क्या कर सकते हैं हम, लोकस्ट जो होते हैं, लोकस्ट का कंट्रोल भी हम इनके द्वारा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो टिड्डियां जो होती हैं, टिड्डियों की भविष्यवाणी पहले कर दी जाती है। जो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है जोधपुर के अंदर, उसके द्वारा पहले बता दिया जाता है कि टिड्डी इस समय आ सकती है। तो जैसे ही उसके फोरकास्टिंग कर दी जाती है, तो उसके बाद में हम क्या करें, जैसे उनके आने की संभावना हमें मिल जाती है, तो हम क्या करें, जो टिड्डियां जो होती है वो हमेशा झुंड के अंदर चलती है, समूह का ग्रुप के अंदर चलती है, और वो ग्रुप के अंदर ही नुकसान पहुंचाती है। तो हम क्या करें, जैसे ही हमें टिड्डी का आने का पता चले, तो हम क्या करते हैं, जो भी उसके अंदर उसका ऊपर केमिकल का स्प्रे करना है, तो हम ड्रोन की सहायता से व्यक्ति को वहां पर बिना पहुंचाए भी उस ड्रोन की सहायता से हम टिड्डियों के ऊपर जाकर उसके पूरे का पूरा जो ग्रुप होता है उसके ऊपर उस केमिकल का स्प्रे कर देते हैं, और उससे की वजह से वो जो टिड्डियां होती है वो मर जाती है। और इसी प्रकार हम टिड्डियों का नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है ना, लोकस्ट का कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। तो ये कुछ इसका बेनिफिट है। या फिर हम कह सकते हैं कृषि के अंदर जो हमारे किसान ड्रोन है उसका उपयोग हम इन चीज़ों के अंदर कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी कर सकते हैं, जैसे हम बात करें अगला नंबर 6 की बात करें, तो नंबर 6 हो जाएगा, अगला जो 6 हो जाएगा, इसमें हम बात करें तो इसमें हो जाएगा उर्वरक स्प्रे में। यानी कि हमें यदि किसी भी प्रकार का स्प्रे फर्टिलाइजर देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो जो फर्टिलाइजर है उसको हम पानी में मिलाकर आसानी से पानी छिड़काव कर सकते हैं। तो इसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। तो इसके कई सारे और जो आपको आ रहे हैं वो आप लिख लेना, जो मैंने इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं वो मैंने यहाँ पर 6 बता दिया आपको, ठीक है ना। तो इसके कई सारे एडवांटेज हैं और ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। कौन कौन से, पहला तो हो जाएगा पादप सुरक्षा में कर सकते हैं, दूसरा हो जाएगा वातावरणीय परिवर्तन अध्ययन में हम कर सकते हैं। निगरानी किस किस की कर सकते हैं, तो हम फसल की निगरानी कर सकते हैं, कीट और रोग की निगरानी, और मवेशी यानी कि जो जंगली जानवर होते हैं उनकी निगरानी कर सकते हैं। सोइल एनालिसिस में सकते हैं, लोकस्ट कंट्रोल में कर सकते हैं, और फर्टिलाइजर स्प्रे के अंदर इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा कि जो किसान ड्रोन जो टेक्निक है इसका उपयोग हम किस किस प्रकार से एग्रीकल्चर के अंदर किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक, और कहां पर हम कर सकते हैं। तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम इसके प्रमुख बाद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसके अब हम कंपोनेंट देखते हैं, जो हमारा ड्रोन जो होता है इसके प्रमुख कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम चर्चा करते हैं, इसके प्रमुख कंपोनेंट के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो हमारा किसान ड्रोन जो होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो ये आपको याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि प्रश्न आ जाए कि किसान ड्रोन क्या है, इसके प्रमुख कंपोनेंट या फिर घटकों को लिखते हुए इसके प्रमुख कृषि के अंदर कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। तो इसके कंपोनेंट की बात करें तो इसके अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं, तो 7 कंपोनेंट होते हैं, और भी कंपोनेंट होते हैं, लेकिन जो मेन जो कंपोनेंट है वो ये 7 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। किसी भी ड्रोन के अंदर कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है प्रोपेलर होता है, क्या होता है अभी टेंशन मत लेना, एक बार सबसे पहले आप नाम सुनिए। प्रोपेलर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ESC यानी कि इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, मोटर हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा फ्लाइट कंट्रोलर, इसी को शॉर्ट में हम FC के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है ना। और रेडियो ट्रांसमीटर जिसको शॉर्ट में हम RT के नाम से भी जानते हैं, और एक हो जाएगा रेडियो रिसीवर। अब इसमें से हम एक एक का फंक्शन देख लेते हैं, एक एक का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोपेलर क्या होता है। प्रोपेलर क्या होता है, तो प्रोपेलर और कुछ नहीं होता है, जहां पर आपने 3 पंखियां देखी होगी, जो ड्रोन जो होता है उसके अंदर 3 पंखियां होती हैं। अलग अलग तरह के जो ड्रोन होते हैं उसके अंदर अलग अलग पंखियां होती है, किसी में 2 होती है, किसी में 3 होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। किसी में 2 होती है, किसी में 3 होती है। इस प्रकार की आपने पंखियां देखी होगी, ठीक है ना। किसी के अंदर 2 पंखियां होती है, किसी के अंदर 3 पंखियां होती है, किसी के अंदर 4 पंखियां होती हैं। इन पंखियां जहां से ये जुड़ी रहती हैं, ठीक है ना, जहां से ये जुड़ी रहती हैं उसी को हम क्या नाम देते हैं, प्रोपेलर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, प्रोपेलर नाम देते हैं। या फिर ये पूरा जो ग्रुप होता है, इसी पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं, प्रोपेलर कहते हैं, जो इसके एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये मदद करता है प्रोपेलर, ठीक है ना। अगर ये फंक्शन नहीं होगा तो हम कह सकते हैं जो हमारा ड्रोन है वो किसी काम का नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं ESC, ठीक है ना। ESC का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोल, यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इसके अंदर स्पीड कंट्रोल के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलफेयर लगा होता है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम लगा होता है जो क्या करता है, इसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। और वो जो स्पीड जो कंट्रोल होती है वो किसके माध्यम से होती है, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है, इलेक्ट्रॉनिक यानी विद्युत के माध्यम से होती है। यानी कि अगर इसका जो ऑपरेटिंग जो सिस्टम होगा वो कहां पर होगा, हमारे ग्राउंड स्टेशन के अंदर होगा, यानी जहां पर भी इसका स्टेशन बना होगा या फिर इसको जो भी ऑपरेट कर रहा होगा उसके पास में होगा, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, विद्युत के माध्यम से क्या करता है, अपना जो मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, उसके अंदर कुछ सिस्टम में ऑपरेट करता है और उससे क्या करता है, ये इसकी स्पीड को कंट्रोल करता रहता है। तो वो जो इसके अंदर जो कंपोनेंट लगा होता है उसी पूरे कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। एक तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर और एक हो जाएगा इसके अंदर क्या हो जाएगा, मोटर। यानी कि ये पूरा जो संचालन जिस की वजह से हो रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा मोटर हो जाएगा, यानी कि इसी की वजह से पूरा संचालन हो रहा है। उसके बाद में क्या होता है, बैटरी बैकअप, यानी बैटरी के अंदर क्या होता है, इसमें जितना चार्ज रहेगा 8 घंटे का बैटरी बैकअप रहेगा, तो वो 8 घंटे तक ही उड़ पाएगा, चल पाएगा। उसके बाद में वापस से उसको अपने स्टेशन पर लेकर आना पड़ेगा, ठीक है ना। फ्लाइट कंट्रोल की बात करें तो फ्लाइट कंट्रोल क्या हो जाएगा, आपने कई बार सुना होगा
जो ड्रोन या फिर जो भी हेलीकॉप्टर होता है वो कंटिन्यूसली उड़ते रहते हैं, और अगर कहीं पर हमको उसको रोकना है, अगर चलते चलते मान लीजिए एक फील्ड ये है हमारा, ये ए खेत है और ये हमारा बी खेत है, ठीक है ना, ए फील्ड और बी फील्ड हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने ए फील्ड की मॉनिटरिंग कर ली, अब हमें बी फील्ड की तरफ जाना है। अब हम लगातार कंटिन्यूसली आगे जा रहे हैं। आगे जाने के बाद में जैसे हमारा स्थल आ जाता है, यानी कि हमारा जो लोकेशन आ जाती है, वहाँ पर हमें मॉनिटरिंग करनी है, तो वहाँ पर जाने के लिए इसको यहाँ पर आकर रुकना पड़ेगा, बी फील्ड के यहाँ आकर रुकना पड़ेगा। तो उड़ते हुए जो ड्रोन होता है उसको रोकने के लिए जिस कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है उस कंट्रोलर को क्या कहते हैं, फ्लाइट कंट्रोलर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लाइट कंट्रोलर कहते हैं। इसके अंदर अलग अलग सेंसर लगा होता है, मैकेनिज्म लगा होता है, उसकी सहायता से इसको रोका जाता है। तो ये फ्लाइट कंट्रोलर क्या होता है, तो अगर किसी भी एक लोकेशन पर अगर हमें ड्रोन को रोकना है, मॉनिटरिंग करनी है, कुछ भी स्प्रे करना है या सोइल एनालिसिस करना है, कुछ भी करना है, एनवायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी अगर स्टडी करनी है, तो उन सभी के लिए हम क्या करते हैं, फ्लाइट कंट्रोलर की सहायता से उसको एक जगह रोकते हैं और उसका हमें पूरा एनालिसिस कर लेते हैं वहाँ का आसपास का एनवायरमेंट का, ठीक है ना। उसके बाद में क्या आता है, तो रेडियो ट्रांसमीटर, यानी कि अगर हमने क्या किया, फ्लाइट कंट्रोलर कर लिया, फ्लाइट कंट्रोलर के बाद में हमने क्या किया, वहाँ से हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से वहाँ का फील्ड के अंदर या लोकेशन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने ले ली। उसके बाद में क्या किया जाता है, इसको रेडियो ट्रांसमीटर के माध्यम से क्या किया जाता है, रेडियो ट्रांसमीटर के माध्यम से इसको कहाँ पर भेजा जाता है, रेडियो रिसीवर के पास में भेजा जाता है। कहाँ पर भेजा जाता है, रेडियो रिसीवर के पास में भेजा जाता है, और ये यहाँ से आगे जाकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिजिटल डेटाबेस में कन्वर्ट हो जाती है, और उसका फिर एक डिजिटल रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसके आधार पर हम एनालिसिस कर लेते हैं कि किस कहाँ का जो वातावरण है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार की मृदा में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो सारा हम इसके अंदर मैकेनिज्म पता कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा इसका कंपोनेंट होते हैं, 7 कंपोनेंट होते हैं। जीपीएस के अंदर हमने 3 कंपोनेंट देखे, तो वो आपको याद होने चाहिए। दूसरा हमने रिमोट सेंसिंग के अंदर 7 कंपोनेंट देखे थे, इसके अंदर भी हमने 7 कंपोनेंट देखे, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जाम के अंदर प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से किसी सटीक कृषि के 2 टेक्निक के विभिन्न जो कंपोनेंट है उनके नाम लिखिए, ठीक है ना। प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है, तो हम हर तरह से तैयार रहना, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारा कंपोनेंट कंप्लीट होते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इस, चलो यहीं पे देख लेते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं ये इसके कंपोनेंट कंप्लीट होते हैं। अब हम इसके अंदर देखते हैं अगला जो इस ड्रोन किसान टेक्निक के अंदर हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इसके अंदर भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स चलाई जा रही हैं जिसकी वजह से जो किसान ड्रोन है इसको बढ़ावा मिल रहा है। तो यानी कि जो ड्रोन है उनको अधिक प्रोडक्शन हो, उनका मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो और वो किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे, उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही है उनके स्कीम्स के हम नाम देख लेते हैं। हो सकता है सीधा सीधा न्यू टाइप के अंदर प्रश्न आ जाए तो वो स्कीम्स के बारे में हम याद रखना है, ठीक है ना। तो ड्रोन डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है ना, ड्रोन डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है ना। वो ड्रोन डेवलपमेंट स्कीम कौन कौन सी है, तो उसमें हम ये सबसे पहले नाम सुनते हैं। सबसे पहले जो स्कीम का नाम आता है वो आता है ड्रोन सुविधा। ये एक स्कीम का नाम है ड्रोन सुविधा, ठीक है ना। ड्रोन सुविधा, इस सुविधा के अंदर ये जो स्कीम है, इस स्कीम के अंदर क्या किया जाता है, किसानों को कम लागत पर ड्रोन उपलब्ध करवाया जाता है अपने क्रॉप के सुरक्षा के लिए और उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ठीक है ना। नंबर 2 जो स्कीम आती है वो आती है स्वामित्व योजना या स्वामित्व स्कीम आती है, जो क्या करता है ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 जो स्कीम है वो हो जाएगी इसके अंदर, नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 हो जाएगी इसके अंदर ड्रोन शक्ति योजना। कौन सी हो जाएगी, नंबर 3 हो जाएगी ड्रोन शक्ति योजना। कौन सी हो जाएगी, ड्रोन शक्ति योजना, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो 3 स्कीम्स चलाई जा रही है, और भी कई सारी स्कीम्स चलाई जा रही है, लेकिन हमें मेनली 3 के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन सी, ड्रोन सुविधा, स्वामित्व योजना और ड्रोन शक्ति योजना, जिसमें से जो लेटेस्ट जो स्कीम है वो कौन सी हो जाएगी हमारे स्वामित्व योजना। या स्वामित्व योजना को हम और भी लिख सकते हैं स्वामित्व, ठीक है ना, योजना, ठीक है ना, स्वामित्व योजना, ठीक है ना। इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है आपसे स्वामित्व का सीधा सीधा इस वर्ड में पूछ लिया जाए तो वो हमारी योजना एक ही होगी। इसी के साथ में हमारे जो ड्रोन टेक्निक है, किसान ड्रोन टेक्निक है, वो कंप्लीट होती है। उम्मीद आप सभी को सेशन अभी तक का जो मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टेक्निक की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेक्निक जो हमारी होगी वो होगी हमारे GIS। कौन सी हो जाएगी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम GIS के बारे में चर्चा करते हैं। अगली जो हमारी टेक्निक हो जाएगी प्रोसेसिंग फार्मिंग के अंदर वो हो जाएगी कौन सी, GIS। कौन सी हो जाएगी, GIS। इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या हो जाएगा, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन
सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। अब इसके अंदर हम देखते हैं 2-3 इसके बारे में पॉइंट याद रखने हैं, ये किस प्रकार से काम करता है, इसकी शुरुआत कब होती है वो हमें देखना है, उसके बाद में इसका कंपोनेंट कौन से हैं, इसका वर्क एग्रीकल्चर के अंदर कहाँ पर किया जाता है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसके जो पॉइंट है उनके बारे में देख लेते हैं। जीआईएस की बात करें तो जीआईएस की सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो किस ईयर में होती है, तो 1960 के अंदर होती है। कब होती है? 1960 के अंदर इसकी शुरुआत होती है और ये 1960 में पहली बार इसको काम में लिया जाने लगा था, ठीक है ना, जीआईएस को। अब इसका पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम हो जाएगा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि इसमें जो कार्यप्रणाली होगी इसके, ये जो सिस्टम है ये सेम सिस्टम जो होता है वो जो जीपीएस होता है उसी प्रकार का होता है, लेकिन जीपीएस क्या करता है, जीपीएस हमें पूर्ण रूप से हर एक सेक्टर के अंदर उसका उपयोग किया जा रहा है और उसके हर एक सेक्टर के अंदर वो हमें इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ बात करें, जो हमारा जीआईएस जो होता है ये सभी सेक्टर के अंदर काम तो करता है, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, जियोग्राफिक यानी कि भूगर्भीय जो सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और वो भूगर्भिक सूचनाएं कौन कौन सी होती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हम एग्रीकल्चर के अंदर आएंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर इसका उपयोग कहां पर किया जाने लगा, ठीक है ना, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका सबसे पहले नाम इंपॉर्टेंट है, नाम के आधार पर भी इसकी हम डेफिनेशन बना सकते हैं। पर्टिकुलर जो टेक्निक होती है उसकी पर्टिकुलर तो कोई डेफिनेशन नहीं होती है, लेकिन उसके नाम के आधार पर हम डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम देखते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो सिस्टम होता है इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो जियोग्राफिक क्या हो जाएगा, जियोग्राफिक का अर्थ हो जाएगा भूगर्भिक, क्या हो जाएगा, भूगर्भिक, और इंफॉर्मेशन का अर्थ हो जाएगा सूचना, और सिस्टम का अर्थ हो जाएगा प्रणाली, ठीक है ना, भूगर्भिक सूचना प्रणाली। अब इसके अंदर जो भूगर्भिक जो सूचना प्रणाली जो आती है, अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसा सिस्टम या ऐसी तकनीकी जिसके माध्यम से हमें भूगर्भ या फिर हम कह सकते हैं पृथ्वी के अंदर और बाहर मौजूद सूचनाओं के बारे में पता चलता है, या उनके आंकड़ों के बारे में पता चलता है, या डेटा के बारे में पता चलता है। उस प्रणाली या उस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम देते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं ये जो भूगर्भिक और सूचना प्रणाली आ रही है, ठीक है ना। तो सिस्टम का अर्थ क्या होता है, तो सिस्टम का अर्थ हो जाएगा जहां से हमें सूचना मिलेगी वो हमारा प्रणाली हो जाएगी। अब इसके अंदर ये भूगर्भिक सूचना कौन कौन सी होती है, यानी कि जो हमारा धरातल है या फिर हमारी जो पृथ्वी है इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी सूचनाएं हैं जो हमें जीआईएस के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। तो हम भूगर्भिक की बात करें तो भूगर्भ के अंदर क्या क्या चीजें हम देखते हैं, तो भूगर्भ के अंदर हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। कौन कौन सी चीजें देखते हैं, इसके अंदर हो जाएगा हमारे जलवायु, ठीक है ना। भूगर्भ के अंदर हम क्या देखते हैं, जलवायु यानी कि आसपास का इन्वायरमेंट देखते हैं। इन्वायरमेंट हम देखते हैं, जैसे हम बात करें राजस्थान की बात करें, यहाँ की जो जलवायु हो गर्म जलवायु, थोड़ा और हम नीचे की तरफ चलते हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर थोड़ी ठंडी जलवायु आ जाती है। जैसे हम तमिलनाडु में चलते हैं, कर्नाटक में चलते हैं, केरल में चलते हैं, वहाँ की जो जलवायु आती है वो हमारे जो जलवायु होती है वो ट्रॉपिकल जलवायु और क्लाइमेट आ जाते हैं। जैसे हम पहाड़ी क्षेत्रों में चलते हैं तो वहाँ पर आधी जलवायु आ जाती है, और या फिर हम कह सकते हैं ठंडी जलवायु आ जाती है। तो इसके बारे में ये भूगर्भ की जो भी आपको स्ट्रक्चर जिस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है उन सभी की हमें इसमें क्या मिलती है, सूचनाएं प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो इसमें जलवायु की सूचना मिलेगी। इसके अंदर और क्या हमें दिखाई देता है, नदियां दिखाई देती है, तो नदियों की इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होने लगती है। इसके अतिरिक्त इसमें हमें समुद्र के बारे में हमें नॉलेज प्राप्त होता है, यानी कि समुद्र में कहां पर ज्वार भाटा उत्पन्न हो रहा है, कहां पर सुनामियां चल रही है, कहां पर आंधी आने वाली, कहां पर चक्रवात आने वाले हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है। इसके अतिरिक्त बात करें हम पहाड़ के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, यानी कि अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो कहाँ पर लैंडस्केप होगा, कहाँ पर अत्यधिक तीव्र वर्षा होगी जिससे बाढ़ आने की प्रबल संभावना रहती है, उसके बारे में इसमें हमें पता चलता है। इसके अतिरिक्त बात करें हम, इसके अतिरिक्त हो जाएगा इसमें भूकंप हो गया, उसके बारे में हम इसमें से आसानी से पता चल सकते हैं, तो आदि, ठीक है ना। जितने भी भूगर्भिक चीजें हैं, यानी कि आपको धरातल के ऊपर या और हो सकती है, इसके अंदर सोइल हो जाएगी, हमारी मृदा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मृदा हो जाएगी, जो इंपॉर्टेंट है वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हमें और कई सारी चीजों के बारे में पता चलता है, ठीक है ना। इन सभी के बारे में हमें पता चलता है, और अगर इनसे कोई हम हानि होने वाली होती है तो हम उससे पहले हैं और जो बचाव के जो उपाय हैं वो अपना सकते हैं। और इसी पूरे मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, हमारे भूगर्भिक सूचना प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूगर्भिक सूचना प्रणाली कहा जाता है, जिसके अंदर हमें क्या प्राप्त होती है, जलवायु की सूचना प्राप्त होती है, नदियां किस प्रकार से आएगी, या फिर हम कह सकते हैं नदियां जो हैं उनमें कब अत्यधिक वर्षा होगी, तो उनमें अत्यधिक नदियों के आसपास के जो किनारे होते हैं उनमें बाढ़ आने की संभावना है या नहीं है, उनके बारे में हमें पता चल जाता है। समुद्र के अंदर ज्वार भाटा कब उत्पन्न हो रहा है वो हो जाएगा, पहाड़ों के अंदर लैंडस्केप कब होगा, या फिर ठंड कब अत्यधिक ठंड कब पड़ेगी, या फिर जो ओलावृष्टि होती है पहाड़ों के ऊपर वो कब होगी, वो सभी हमें पता चल जाता है। भूकंप के बारे में, सोइल के बारे में पता चल जाता है, कहाँ की सोइल किस प्रकार की है, जो सोइल के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज संपदा पाई जाती है, उनके बारे में पता चल जाता है कि कहाँ पर हमें चूना अधिक मात्रा में प्राप्त होगा, जिप्सम की मात्रा ज़्यादा प्राप्त होगा। तो वो सब के सब हम किसके माध्यम से पता कर सकते हैं, जीआईएस के माध्यम से हम पता कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो होता है हमें ओवरऑल हर एक सेक्टर के अंदर इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ये जो सभी जो फैक्टर होते हैं या जो भी भूगर्भिक संरचनाएं होती हैं, इन संरचनाओं का इफेक्ट जो होता है वो हर एक सेक्टर के ऊपर पड़ता है। अब इसमें से हम देखते हैं एग्रीकल्चर के अंदर इन सभी का उपयोग करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या प्राप्त करना है, सटीक कृषि, यानी कि हमें इन टेक्निक के माध्यम से कम समय के अंदर कम क्षेत्रफल से अधिक प्रोडक्शन प्राप्त करना है। हमारा क्या उद्देश्य है, सटीक कृषि का मेन उद्देश्य, ठीक है ना। तो इसमें हम आप देखते हैं एग्रीकल्चर के अंदर इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगला जो आ जाएगा वो आ जाएगा कृषि में, ठीक है ना। कृषि की बात करें तो कृषि में इसका उपयोग कहां पर हम कर सकते हैं, तो पहला हो जाएगा इसका उपयोग कहां पर हो जाएगा, सोइल या मृदा विश्लेषण में,
इसमें हम क्या कर सकते हैं, सोइल एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि पूर्ण सोइल का एनालिसिस कर सकते हैं, कंप्लीट सोइल एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें हम सोइल के बारे में जो भी इसके प्रॉपर्टीज होती है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसका पीएच मान क्या है, किस प्रकार की सोइल है, किस प्रकार का उसके अंदर मिनरल्स पाए जा रहे हैं, किस प्रकार के मिनरल्स की उसके अंदर कमी है, तो और किस प्रकार की सोइल है, उसका सारा एनालिसिस इसके अंदर हम आसानी से कर सकते हैं ज्योग्राफिक इंफॉर्मेटिक सूचना के आधार पर, इंफॉर्मेशन सूचना के आधार पर, ठीक है ना। तो पहला हो जाएगा मृदा विश्लेषण में, दूसरा हो जाएगा इसके अंदर और क्या कर सकते हैं हम कृषि के अंदर, जैसे इन सभी के बारे में हमें पता चल जाता है तो उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, फसल बचाव, फसल का बचाव आसानी से कर सकते हैं। कि हम क्या कर सकते हैं, फसल का बचाव कर सकते हैं। अगर हमें इन सभी कारकों के बारे में पहले पता चल जाता है तो हमें पर्टिकुलर क्लाइमेट के बारे में पता चल जाता है कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो आने वाले समय में हो सकता है राजस्थान में तीव्र हवाएं चले, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, फसल की बचाव कर सकते हैं। तो ये हमारे एक बेनिफिट के रूप में आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड हो जाएगा इसके अंदर, नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड हो जाएगा उच्च फसल उत्पादन। क्या हो जाएगा, उच्च फसल उत्पादन, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च फसल उत्पादन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं हम। अगर हमें इन सभी कारकों के बारे में पता चल जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी फसल लगा रहे हैं उसमें आने वाले समय में वो पहले से पता चल जाता है कि इस सोइल के अंदर इस न्यूट्रिएंट की कमी है, तो हम उसको फुलफिल करके फसल उत्पादन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, तो इसके माध्यम से हम पर्यावरणीय दशाओं का बारे में पता कर सकते हैं, पर्यावरणीय दशाएं। अब पर्यावरणीय दशाएं किस प्रकार की हैं, अगर हम ये तो हमने एक तरह से मान लीजिए ये जो हमने सभी जो भूगर्भिक संरचनाएं इन संरचनाओं का पहले देखा था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस टेक्निक के माध्यम से जब हमने फसल लगाई है उस समय भी हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं और उसके अनुसार हम देख सकते हैं कि पर्यावरणीय दशाएं आने वाले समय में किस प्रकार की होगी, जिसका इफेक्ट हमारे फसल के ऊपर क्या पड़ेगा, तो वो सभी हम इसमें कुछ परिवर्तन करके हम फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्रीकल्चर के अंदर इसका उपयोग हम इन जगहों पर कर सकते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये चार एग्रीकल्चर के अंदर हम एग्रीकल्चर के अंदर हम इनका उपयोग कर सकते हैं। कौन सी टेक्निक का, जीआईएस का उपयोग हम इनके अंदर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है हमारे जीआईएस और कृषि के अंदर इसका उपयोग। अब हम इसके कंपोनेंट के बारे में देखते हैं, जीआईएस के कौन कौन से कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम इसके प्रमुख जो कंपोनेंट है उन कंपोनेंट के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगला हो जाएगा इसके अंदर हमारे जीआईएस के प्रमुख घटकों की बात करें तो टोटल जो हमारा जो जीआईएस जो होता है इसके कितने टोटल कंपाउंड कितने होते हैं, इसके 5 कंपाउंड होते हैं। कितने कंपाउंड होते हैं, 5 कंपाउंड होते हैं। कौन कौन से, इसके जो 5 कंपाउंड होते हैं कौन कौन से, तो ये हो जाएगा हमारा जीआईएस, ठीक है ना। जीआईएस बात करें नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारे डेटाबेस, ठीक है ना। नंबर फर्स्ट हो जाएगा डेटाबेस। नंबर थर्ड बात करें, नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। नंबर सेकंड हो जाएगा सॉफ्टवेयर। नंबर थर्ड की बात करें, नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर हार्डवेयर, ठीक है ना। नंबर फोर्थ बात करें, नंबर फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर मेथड, और नंबर फोर्थ हो जाएगा मेथड। और नंबर फिफ्थ की बात करें, नंबर फिफ्थ हो जाएगा यहाँ पर प्यूपिल। क्या हो जाएगा, प्यूपिल, ठीक है ना। लोग हो जाएंगे, ठीक है ना। ये पांचों कंपाउंड क्या कहलाता है, हमारे पांचों जो कंपाउंड होते हैं ये जीआईएस के घटक कहलाता है, ठीक है ना। अब इसमें हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। इन 5 घटक में आपको 2 टर्म ऐसे दिखाई दे रहे होंगे जो किससे रिलेटेड है, हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड है, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, कंप्यूटर के अंदर करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो दोनों होते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये जनरली कंप्यूटर या फिर मोबाइल के अंदर उपयोग आने वाली जो चीजें होती है, तो हम कह सकते हैं जो जीआईएस जो पूरा जो सिस्टम मैकेनिज्म होता है ये पूर्ण रूप से कंप्यूटर आधारित होता है। किसके ऊपर आधारित होता है, कंप्यूटर आधारित होता है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। अब इसमें हम एक एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आता है क्या, डेटाबेस, ठीक है ना। डेटाबेस जीआईएस की बात करें तो जीआईएस और कुछ नहीं होता है, एक सैटेलाइट सिस्टम होता है, ठीक है ना। क्या होता है, सैटेलाइट सिस्टम होता है। ये जैसे हमने जीपीएस के बारे में देखा था, जीपीआईएस भी क्या है, एक सैटेलाइट सिस्टम है। वो क्या करता है, पृथ्वी के ऊपर ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है ना। उसी प्रकार जो हमारे जीआईएस जो मैकेनिज्म होता है ये भी इसी प्रकार सैटेलाइट होता है, घूमता रहता है। और ये क्या करता है, जहाँ पर हमें देखना है कि हमें किस प्रकार के भौगोलिक संरचना का अध्ययन करना है, वहाँ पर वो उसके आंकड़े ले लेता है। डेटा लेने के बाद में उसे हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। यानी कि जहाँ के जिस जगह के हमें डेटा लेना है उसको हम लोकेट कर देते हैं। लोकेट करने के बाद में हम उसका डेटा ले लेते हैं। डेटा लेने के बाद में उसको कहां पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है, ये इन दोनों की सहायता से उसको एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के बाद में उसको अब वो जो एनालिसिस किया जाता है वो अलग अलग मेथड की सहायता से किया जाता है। इसके अंदर कई सारी मेथड आते हैं, तो उनकी सहायता से इनको एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के बाद में इसको कहां पर पहुंचा दिया जाता है, लोगों तक, यानी कि जो आम आदमी है, जो किसान जो लोग हैं उन तक पहुंचा दिया जाता है और उनको बता दिया जाता है कि
आपके क्षेत्र में आने वाले 5 दिनों बाद में मौसम परिवर्तन हो सकता है या फिर अत्यधिक वर्षा हो सकती है, अत्यधिक तीव्र हवाएं चल सकती हैं, तो वो लोगों तक बता दिए जाते हैं और वो अपना जो भी बचाव के जो भी उपाय होते हैं वो कर लेते हैं, ठीक है ना। ये इसका पूरा मैकेनिज्म होता है। इन्हीं सभी को क्या कहा जाता है, जीआईएस के प्रमुख घटक के नाम से, कंपोनेंट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा कि जीआईएस के प्रमुख कंपोनेंट कौन कौन से, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारे जो जीआईएस वो कंप्लीट होता है। जीआईएस में और जीपीएस में माइनर डिफरेंट है, कुछ ज़्यादा इतना डिफरेंट है नहीं इसमें, केवल एक तो कंपोनेंट का डिफरेंट है और एक इनके कार्यप्रणाली किस प्रकार की है उनका डिफरेंट है, ठीक है ना। ये जो जीपीएस जो होता है वो ऑलरेडी हम कह सकते हैं पूरा का पूरा ये हमारे ओवरऑल सभी के लिए काम करता है, लेकिन जो जीआईएस जो होता है ये इसका जो मेन जो पर्पज है इसको बनाने का वो क्या है, भूगर्भिक सूचनाओं के बारे में डेटा कलेक्ट करके उसके बारे में अध्ययन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है किसका, जीआईएस का। और जीपीएस का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या करना है, मुख्य रूप से हर एक सेक्टर के अंदर उसका उपयोग करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना और उसका उपयोग करते हुए हमारे जो भी आने वाली समस्याएं उनको समाधान करते हुए आगे बढ़ना है, यही उसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है ना, जीपीएस का। और जीआईएस का उद्देश्य क्या वो मैंने बता दिया, इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में जो छोटी छोटी जो डिफरेंट टेक्निक बची हुई, जैसे हम बात करें ग्रिड सैंपलिंग क्या होता है, यील्ड मैपिंग क्या होता है, उनको देख लेते हैं। वो ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके बाद में हमारा जो टेक्निक है वो सारी की सारी लगभग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो साथियों अब अगला जो हमारा टेक्निक हो जाएगी वो कौन कौन सी हो जाएगी, तो ये ज़्यादा बड़ी टेक्निक नहीं है, इनमें केवल हमें इनका फंक्शन याद रखना है कि इनका हम उपयोग कृषि के अंदर कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये टेक्निक है आपके सामने लिखी हुई है, ग्रिड सैंपलिंग, उसका दूसरी आती है यील्ड मैपिंग, तीसरी आती है क्रॉप स्काउटिंग और चौथी आती है वीआरटी, इसको पूरा नाम होता है वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है ना, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है ना। ये हमें इन टेक्निक के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रिड सैंपलिंग, ठीक है ना। ग्रिड सैंपलिंग का अर्थ क्या होता है, तो सैंपलिंग का अर्थ क्या होता है, नमूना लेना। अब ये कहाँ का नमूना लेता है, तो इसका जो वर्किंग एरिया होता है, जो ग्रिड जो सैंपलिंग होती है, ये ग्रिड सैंपलिंग किस प्रकार से की जाती है, तो वो मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ, ठीक है ना। तो आप सभी इधर ध्यान देना। ये मान लीजिए ये हमारा मान लीजिए कोई एक खेत है, ठीक है ना। ये मान लीजिए कोई एक खेत है। अब हमें क्या करना है, इस जो खेत है यहाँ से हमें क्या करना है, सैंपल लेना है। किसका सैंपल लेना है, हमें जो सोइल है उसका सैंपल लेना है, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमें सैंपल लेना, तो हम क्या करेंगे, ये ग्रिड का अर्थ क्या होता है, ग्रिड का अर्थ होता है छोटे छोटे टुकड़े करना। जो ग्रिड का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े करना, उसी को क्या कहते हैं, हम ग्रिड कहते हैं। और अगर हम सैंपल के लिए अगर हम उसके छोटे छोटे टुकड़े करें तो उसी को बोलते हैं ग्रिड सैंपलिंग, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये हमारा पूरा खेत है। इस पूरे खेत में हमने क्या किया, इस पूरे खेत के मान लीजिए हमने इस प्रकार से ये जो हमने मान लीजिए इस प्रकार से इसके कितने टुकड़े कर दिए, इस प्रकार से हमने इसके टुकड़े कर दिए, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े कर दिए। इसके कितने टुकड़े कर दिए, 8 टुकड़े कर दिए, ठीक है ना। अलग अलग 8 टुकड़े कर दिए। अब ये जरूरी नहीं है कि हम ये जो टुकड़े कर रहे हैं वो इसी शेप में करें, टुकड़े हम अपने आधार पर किसी भी तरह से कर सकते हैं, वो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम से कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, खेत के अलग अलग टुकड़े कर देते हैं जितना हमारी इच्छा हो, और वहां से हम प्रत्येक टुकड़े से, ये मान लीजिए ये एक टुकड़ा है, तो मान लीजिए हमने यहाँ से एक सैंपल ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा जो ये टुकड़ा है इसको छोड़ रहे हैं। उसके बाद में हमने क्या किया, ये जो तीसरा टुकड़ा है इससे हमने सैंपल ले लिया, चौथे छोड़ा हमने 5। अब हमने क्या किया, ये 5 से हमने सैंपल ले लिया, फिर इसको छोड़ा हमने, उसके बाद में हमने नंबर 6 से हमने क्या किया, सैंपल ले लिया। इसी प्रकार हम किसी भी प्रकार से सैंपल ले सकते हैं। इस पूरी क्रिया को क्या कहा जाता है, ग्रिड सैंपलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रिड सैंपलिंग कहा जाता है। अब ये जो ग्रिड सैंपल हम लेते हैं उसके लिए हम एक बार में हम कितना सैंपल ले सकते हैं, तो उसके लिए जो वर्किंग एरिया रखा जाता है, यानी कि कार्यशील, यानी कि जो ग्रिड सैंपल अगर हम कभी लेते हैं तो उसके लिए जो कार्यशील या फिर हम जो लोकेशन लेते हैं खेत की, उस खेत की कितना वर्किंग होना चाहिए, तो वर्किंग एरिया जो होना चाहिए वो 0.5 से लेकर 5 हेक्टेयर तक होना चाहिए। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि हम कह सकते हैं कि इसके अंदर लगभग 20 बीघा हमारे जमीन होनी चाहिए, तब जाकर हम किसी भी एरिया के अंदर हम ग्रिड सैंपल ले सकते हैं, ठीक है ना। वरना हम ग्रिड सैंपलिंग नहीं ले सकते। ये जरूरी नहीं है कि हम अगर 0.5 से लेकर 1 हेक्टेयर के बीच में होगी तो उसकी नहीं ले सकते, उसकी यानी रेंज इसके बीच में होनी चाहिए। यानी कि हो सकता है स्टार्ट तो हमें कहां से करना है, 0.5 से करना है। अब ये जो सीमा है वो 0.5 से लेकर 1 हेक्टेयर हो सकती है, 0.5 से लेकर 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, यानी कि कहने का अर्थ ये है ये 5 हेक्टेयर तक होनी चाहिए। 5 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम 5 हेक्टेयर से ज़्यादा होगी तो हम उसकी सैंपलिंग है जो वो नहीं ले सकते, एक बार में नहीं ले सकते। उसके बाद में हमें थोड़ा उसको दूसरी बार उसकी ग्रिड सैंपलिंग लेनी पड़ेगी। यानी कि एक बार के अंदर हमें ग्रिड सैंपलिंग लेने के लिए जो एरिया चाहिए होता है, वर्किंग एरिया, यानी कि कार्यशील जो क्षेत्र होता है जिसके अंदर हम कृषि कार्य कर रहे हैं, वो जो क्षेत्र होना चाहिए उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 0.5 से लेकर 5 हेक्टेयर उसकी हमें रेंज होनी चाहिए, तब हम उसकी ग्रिड सैंपलिंग कर सकते हैं। उसका बाद में नेक्स्ट आता है, हमने जैसे ग्रिड सैंपलिंग हम करते हैं तो उसका मेन उद्देश्य क्या रखा जाता है, तो उसका जो मेन उद्देश्य रखा जाता है वो रखा जाता है सॉइल एनालिसिस। यानी कि हमारा जो मेन उद्देश्य है ग्रिड सैंपलिंग का वो क्या है, ग्रिड सैंपलिंग का मेन उद्देश्य है हमारा सॉइल एनालिसिस, यानी कि मृदा विश्लेषण। और कई सारी टेक्निक, इससे पहले हमने जो जीपीएस के बारे में देखा था उससे भी हम सॉइल एनालिसिस कर रहे थे, हमने जीआईएस के देखा उससे भी हम सॉइल एनालिसिस कर रहे थे। इससे पहले हमने कई सारी टेक्निक देखी उससे भी हम सॉइल एनालिसिस कर रहे थे। लेकिन पर्टिकुलर हमें अगर एक्यूरेट अगर सॉइल एनालिसिस करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, ग्रिड सैंपलिंग का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, ग्रिड सैंपलिंग का उपयोग करेंगे। अगर हमें पर्टिकुलर केवल और केवल सॉइल का एनालिसिस करना है तो हम ग्रिड सैंपलिंग का उपयोग करेंगे, न कि हम जीपीएस जीआईएस का उपयोग करेंगे। क्योंकि हो सकता है उसका हम जब उसकी सैंपलिंग करने जाएंगे सॉइल सैंपलिंग जीपीएस के माध्यम से, तो वो क्या करेगा, साथ साथ में हमें और भी दूसरे फंक्शन भी वो हमें रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है ना। तो इसमें पर्टिकुलर
उससे रिजल्ट सही नहीं आ पाता है, तो इस ग्रिड सैंपल में क्या किया जाता है, सॉइल एनालिसिस किया जाता है, जिसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला हम कर सकते हैं सॉइल का, जैसे हम सॉइल का विश्लेषण करते हैं तो उसके अंदर हमें पता चल जाता है कि मृदा किस प्रकार की है, उसके अंदर मृदा जो किस प्रकार की, उसके बाद में ये पता चल जाता है कि किस प्रकार का न्यूट्रिएंट की कमी है, उसका पीएच मान कितना रखना है, कौन सी फसल लगानी है, किस फसल के लिए कौन सी जलवायु अनुकूल होगी, वो हमें पता चल जाता है। और वहाँ की जो न्यूट्रिएंट है सॉइल के अंदर, उसमें न्यूट्रिएंट या खनिज संपदा कितनी है वो हमें पता चल जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं अल्टीमेटली जैसे हम सॉइल एनालिसिस करते हैं ग्रिड सैंपलिंग की सहायता से, तो हमें पूरा का पूरा सॉइल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चल जाते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं देनी है, क्या क्या चीज़ें हम वहाँ से ले सकते हैं, कौन सी फसल लगानी है, कौन सी फसल को कब पानी देना है, कौन सी फसल के अंदर कब परिपक्व हो जाएगी वो सॉइल के अंदर, वो सारा का सारा इसके अंदर हमें पता चल जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रिड सैंपलिंग कहा जाता है। तो अगर प्रश्न पर्टिकुलर आ जाता है ग्रिड सैंपलिंग के बारे में लिखिए, तो ये दो बातें तो आपको लिखनी है। उसके बाद में जो मैंने बातें अभी आपको बोलकर बताई, यानी कि सॉइल एनालिसिस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती है, वो उसके बारे में आपको इसके अंदर लिखना होगा, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा ग्रिड सैंपलिंग। उसके बाद में आता है यील्ड मैपिंग। यील्ड मैपिंग आपको ऑटोमेटिक पता चल रहा होगा, यील्ड का अर्थ क्या होता है उपज, और मैपिंग का अर्थ क्या होता है, यानी कि उपज का हमें क्या करना है, मापन करना है, यानी कि हमें कितनी उपज हो सकती है अनुमानित रूप से। टेक्नोलॉजी की सहायता से हम क्या करते हैं, अनुमानित फसल को देखकर, उसकी वृद्धि को देखकर, उसके बढ़वार को देखकर, उसके हम उसके आसपास का एनवायरनमेंट देखकर हम बता सकते हैं कि आने वाले समय में जो क्रॉप है उसकी क्रॉप से हमें कितनी उपज होगी। और ये जनरली यील्ड मैपिंग में जो किसका उपयोग किया जाता है, तो जीपीएस का उपयोग किया जाता है। यानी जीपीएस की सहायता से हम देखकर बता सकते हैं कि हमारे जो आने वाली जो फसल है अभी हमने जो लगा रखी है, उस फसल के अंदर हमने गेहूं की फसल लगा रखी है, तो एक हेक्टेयर के अंदर हमें 30 क्विंटल या फिर 40 क्विंटल कितना हमें यील्ड की वो प्राप्ति होगी, वो हमारा क्या कहलाता है, यील्ड मैपिंग कहलाता है। और ये जो जनरली जो ये यील्ड मैपिंग होती है, ये हम स्वयं भी कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आप सुनिए ध्यान से। जनरली जब हम कहीं पे गांव में जाते हैं या किसी फसल को देखते हैं, तो उस फसल की हम क्या देखते हैं, आइडियो टाइप सब देखते हैं, उसका आसपास का वातावरण किस प्रकार का है, उसके अनुसार हम अनुमान लगा लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें तो जैसे मान लीजिए हम एक फील्ड में गए, और ये मान लीजिए फील्ड है हमारा, और इस फील्ड के अंदर हमने गेहूं की फसल लगा रखी है, और गेहूं के हमने जैसे इसके आसपास और कई सारे गेहूं के खेत है। अब उसमें जैसे हम गेहूं के खेत में गए, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसके कंडीशन देखेंगे, यानी कि गेहूं की जो वृद्धि हो रही है वो अच्छी प्रकार हो रही है नहीं हो रही है, उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट की कमी है कि नहीं है, या फिर उसके अंदर पानी की कमी है कि नहीं है, या फिर उसके अंदर हो सकता है कोई रोग कीट लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर किसी प्रकार का उसके अंदर रोग नहीं लग रहा है, न्यूट्रिएंट अच्छी तरह से अवेलेबल है, पानी की कमी नहीं है उसके अंदर, और जो पौधा है वो बड़ी अच्छी वृद्धि कर रहा है, तो हम कह सकते हैं अनुमानित रूप से कि जो हमारी फसल है उसे अभी की वर्किंग कंडीशन को देखकर हम बता सकते हैं कि इससे जो हमें जो फसल की जो उपज होगी वो अनुमानित रूप से 30 क्विंटल होगी, 32 क्विंटल होगी, 35 क्विंटल होगी, ठीक है ना। और इसके अनुसार और आसपास के खेतों को हम भी देखकर हम बता सकते हैं कि अगर आसपास के जो खेतों में गेहूँ अच्छा है, तो हमारा अनुमानित रूप से हमारे गेहूँ की जो फसल है वो भी अच्छी होगी, तो हमारे तुलनात्मक रूप से जो हमें उपज प्राप्त होगी वो एज इट इज जो हमारे पड़ोसी के खेत में जो फसल की उपज होगी वो लगभग उसी का सापेक्ष हमें भी क्या प्राप्त होगी, उपज प्राप्त होगी। तो ये हम अपने अनुमान के रूप में भी बता सकते हैं। एक हम वातावरण की कंडीशन को देखकर बता सकते हैं कि कहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, तो उसके आधार पर भी हम अनुमानित लगा लेते हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार के मौसम की दशाओं को देखकर हम बता सकते हैं कि कब अत्यधिक वर्षा हो सकती है, या फिर कब अत्यधिक ओलावृष्टि हो सकती है, तो कब अत्यधिक ठंड पड़ सकती है, तो या कब पाला पड़ सकता है। तो उस आधार पर हम बता सकते हैं कि हमारे फसल की उपज कितनी होगी, ठीक है ना। तो यह है कि हम व्यक्तिगत अनुमानित आधार पर भी हम फसल का उपज का अनुमान लगा सकते हैं, उसकी मैपिंग कर सकते हैं, उसका हम मापन कर सकते हैं। और इसमें जनरली अगर हम कोई टेक्निक का उपयोग करना चाहते हैं, तो उसके अंदर हम कौन सी टेक्निक का उपयोग करेंगे, जीपीएस का उपयोग करेंगे। यानी कि जीपीएस के अंदर हम पर्टिकुलर लोकेशन पर उसको लेकर जाते हैं, जिस खेत के ऊपर ले जाना है हमको उसके लेकर जाते हैं, उसकी ग्रीनरी को देखकर हम उसका रंग का अनुसार उसका हम उसके ग्रोथ को देखकर, उसके मोटाई को देखकर, उसके परिपक्वता जो स्टेज होती है उसको देखकर हम बता सकते हैं कि ये कितने दिनों में परिपक्व होगी, और ये कब हमें अच्छी फसल या अच्छा हमें दाना प्राप्त हो सकता है, या कितना क्विंटल हमें उपज प्राप्त होगी एक हेक्टेयर के अंदर, वो हम बता सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आता है क्रॉप स्काउटिंग। क्रॉप स्काउटिंग का अर्थ क्या होता है, तो फसल देखभाल, ठीक है ना। क्या होता है क्रॉप स्काउटिंग का अर्थ क्या होता है, फसल देखभाल। तो फसल देखभाल के अंदर क्या किया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है, पूर्ण फसल की हमें जानकारी मिलती है। अब पूर्ण फसल की जानकारी किस प्रकार से मिलती है इसके अंदर, तो अगर हम कोई भी क्रॉप स्काउटिंग करें, फसल की देखभाल कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन कौन सी टेक्निक अपना सकते हैं। तो क्रॉप स्काउटिंग के अंदर हम कई सारी टेक्निक अपना सकते हैं, जैसे हम जीपीएस का यूज़ कर सकते हैं, किसान ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं, हम जीआईएस का उपयोग कर सकते हैं, हम रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर सकते हैं, हम वीआरटी टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। इन सभी टेक्निक के माध्यम से हम क्रॉप की स्काउटिंग कर सकते हैं, यानी फसल की देखभाल कर सकते हैं। अब वो फसल की देखभाल हमें किसके सापेक्ष करनी है, वो देखिएगा आप। क्रॉप की जो देखभाल है वो हमें पहले तो करनी होगी किसके सापेक्ष, न्यूट्रिएंट के सापेक्ष। यानी कि अच्छा न्यूट्रिएंट होगा तो फसल की वृद्धि अच्छी होगी, अगर न्यूट्रिएंट की कमी हो तो उसके लिए हम न्यूट्रिएंट की देखभाल के लिए हम क्रॉप स्काउटिंग करते हैं। दूसरा हम रोग कीट हो गया, हमारे खरपतवार हो गए, उनके निगरानी के लिए हम फसल की देखभाल करते हैं। दूसरा हो जाएगा फसल की वृद्धि के लिए हम करते हैं, यानी कि फसल कितने समय में कितनी बड़ी हो रही है उसकी देखभाल के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉप स्काउटिंग करते हैं। नंबर थर्ड हो जाएगा, अगला नंबर फोर्थ हो जाएगा, सोइल कंडीशन को देखकर हम बता सकते हैं कि क्रॉप की जो वृद्धि होगी वो किस प्रकार की होगी, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, क्रॉप स्काउटिंग करते हैं। वातावरणीय स्थिति को देखकर भी हम उसके लिए भी हम क्या करते हैं, क्रॉप स्काउटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर पूर्ण रूप से हमें किसकी जानकारी मिलती है, फसल की जानकारी मिलती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रॉप की स्काउटिंग करते हैं। और क्रॉप की स्काउटिंग के लिए जो टेक्निक अपनाई जाती है वो मैंने बता दिया,
जीपीएस का उपयोग कर सकते हैं, जीआईएस का उपयोग कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर सकते हैं, किसान ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं और वीआरटी टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी के माध्यम से हम फसल की देखभाल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक ये बता रही है कि आप सटीक कृषि के अंदर फसल की देखभाल आप किस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी की सहायता से। तो वो टेक्निक मैंने 4-5 नाम बता दिए, वो आपको याद रखने हैं। अगर प्रश्न आता है तो उनके बारे में आपको लिखा है, ठीक है ना, और वो मैंने आपको बता दिया पहले। उसके बाद आता है हमारे वीआरटी टेक्नोलॉजी। वीआरटी का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी या वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इसका पूरा नाम होता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें ये जो वीआरटी टेक्नोलॉजी होती है, इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है फसल या फिर सटीक कृषि के अंदर। यानी कि जितने हमने 8 टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, उन 8 टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में अगर कृषि के अंदर या सटीक कृषि के अंदर कोई सी टेक्निक का उपयोग किया जाता है तो वो कौन सी होती है? वीआरटी वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ये हमें याद रखना है, ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। और ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये 4R प्रिंसिपल पर कार्य करती है। यानी कि हम कह सकते हैं ये 4R प्रिंसिपल पर कार्य करती है, जिसके अंदर क्या होता है? एक R का अर्थ हो जाएगा राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट वे और राइट थॉट। अगर हम इन चारों जो प्रिंसिपल है, इन चारों प्रिंसिपल को साथ में लेकर कार्य करते हैं तो हमारा जो क्रॉप होगी या फिर हमारी जो फसल होगी या जिस उद्देश्य के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, उन सभी के जो पूर्ति होने की, जो कंप्लीट होने की जो चांसेस रहेंगे वो 100% रहेंगे। क्योंकि जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए हमने जीपीएस का उपयोग किया सटीक कृषि के अंदर, यानी कि जो हम प्रेसिजन फार्मिंग है उसको हमने सुधारने के लिए हमने किसका उपयोग किया? जीपीएस का उपयोग किया। और जीपीएस के अंदर मान लीजिए हमने ये 4R है, 4R में से हम मान लीजिए एक R हम भूल गए, ठीक है ना। मान लीजिए हमने जो राइट प्लेस है, इस प्लेस को हम भूल गए, यानी कि हमें किस जगह की हमें मॉनिटरिंग करनी थी या किस जगह की हमें या फिर किस क्रॉप के ऊपर मॉनिटरिंग करनी थी, वो हम उसके बारे में जानकारी लेना भूल गए। मान लीजिए ये खेत है, हमें मॉनिटरिंग करनी थी जीपीएस की सहायता से, नंबर जो 1 फील्ड है उसकी करनी थी, लेकिन हमने किसकी कर ली? नंबर 3 वाले की कर ली, ठीक है ना। नंबर 3 वाले की कर ली तो हमारा क्या होगा? हमारा जो प्लेस था, जगह थी, वो मिस हो गई। अब मिस हो गई तो हमें क्या प्राप्त होगा? इस वाले के जगह का हमें डेटा प्राप्त हो जाएंगे, जो कि हमें नहीं प्राप्त करने थे। और हमें किसके प्राप्त करने थे? हमें फर्स्ट वाले के प्राप्त करने थे। तो उस कंडीशन में क्या होता है? जितना हमें प्रॉफिट होना चाहिए था क्रॉप की वजह से उतना नहीं हो पाता है और हमें आर्थिक नुकसान थोड़ा ज़्यादा होता है, हो पाता है जीपीएस की सहायता। तो अन्य जितनी भी टेक्निक है, उन टेक्निक के अंदर सबसे जो किफ़ायती और सबसे अच्छी जो टिकाऊ जो कृषि प्रणाली या एग्रीकल्चर टेक्निक है प्रोसेसिंग फार्मिंग के अंदर, वो कौन सी होगी? वीआरटी होगी। और ये जो 4R प्रिंसिपल पर काम करती है, अगर ये इस टेक्निक के अंदर ये चारों सिद्धांत अगर सही रूप से कार्य करते हैं तो हमारा 100% जो हमारा एक्यूरेसी होगी वो पूर्ण रूप से हमें प्राप्त होगी और हमें एक अच्छी गणना प्राप्त होगी और हम उस डेटाबेस के आधार पर अच्छे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं फसल की सहायता से, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे जो प्रोसेसिंग फार्मिंग के अंदर जो डिफरेंट टाइप की जो टेक्निक थी वो सभी की सभी लगभग कंप्लीट होती है। कुछ और बच जाती हैं तो वो आप स्वयं बुक से देख लेना। अगर टाइम मिल जाता है तो मैं उनका भी एक सेशन बना दूंगा, तो आप देख लेना। और इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो अपने साथी के साथ में से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नैनो टेक्नोलॉजी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।